हेलो एवरीवन। इस वीडियो से क्लास 8 के बच्चे वो ये सीखेंगे कि उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी को, उनका साइंस का किस प्रकार का प्रश्न आएगा। उन प्रश्नों को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, और यकीन मानिए कि प्रश्न आपका इसी प्रकार से आएगा। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बता रहे हैं। कुल 50 प्रश्न है और एक भी आपका ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। तो आप 50 में 50 सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है, ठीक ना। मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव वायु में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जीवित जीवों पर भी रहते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी जगह रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। ए पोलियो, बी रिंगवर्म, हैजा या मलेरिया। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 3 देखते हैं कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल ना। बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है, तो वो है शैवाल ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 ना। 4 बोल रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। अमीबा तो नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा ये तो सबसे छोटा होता है। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका के केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक ना। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे और नहीं तो पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, पारा। पारा जो होता है एक ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में रहता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी एक्सरे करने के लिए किस धातु की उपयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड ना। लेड धातु की उपयोग की जाती है ना एक्सरे करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 8 है ना। 8 प्रश्न बोलता है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है ना। मतलब झारखंड में जो जादूगोड़ा है वहाँ कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम जादूगोड़ा में अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक ना। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी ना। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम तन्यता कहते हैं, कुचालकता कहते हैं, लचीलापन कहते हैं या आघात वर्धनीय कहते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आघात वर्धनीय। मतलब धातुओं को पीट कर चादर बनाने की जो गुण होता है उसको आघात वर्धनीय कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसा ऐसा आसान आसान प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। आप सभी इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे ना। बस आपको धैर्य के साथ सभी प्रश्नों को पढ़ना है और बारीकी से उत्तर देना है, ठीक ना। इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप कभी भी पैनिक मत होइएगा, ठीक ना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सा है। यानी नीचे जो धातु दी गई है चार गो, चारों में से कौन सा ऐसा धातु है जो उष्मा का मतलब हीट का कम चालक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी पारा। पारा जो धातु है ये उष्मा का कम चालक होता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न
11 को देखते हैं। 11 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है ना। तो विद्युत का कुचालक मतलब क्या होता है, कुचालक और एक होता है सुचालक। जिससे करंट पास करता है उसको हम सुचालक कहते हैं, और जिससे पास नहीं करता है उसको कुचालक कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा घोल है जिससे विद्युत का कुचालक है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी आसुत जल ना। जो नल के पानी होता है वो सुचालक होता है, नींबू का रस होता है वो भी सुचालक होता है, सिरका जो होता है वो भी सुचालक होता है। लेकिन जो आसुत जल होता है, शुद्ध जल जिसको बोलते हैं, वो कभी भी सुचालक नहीं होता, यानी वो कुचालक होता है। तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो किसी धातु पर इच्छित माने अपने इच्छा के अनुसार धातु की परत निक्षेपित करना, मतलब उस पर अपने इच्छा अनुसार धातु लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत लेपन ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 13 ना। 13 क्या बोलता है कि निम्न में किनमें आंतरिक जनन होता है। निम्न में से कौन सा ऐसे जीव हैं जिनमें आंतरिक जनन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी मुर्गी। मुर्गी ऐसा जीव है जिसमें आंतरिक जनन होता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर ना। 14 नंबर बोल रहा है कि हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 15 ना। 15 बोलता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि घटता है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं, हमारा जो वायुमंडलीय दाब हम पे बना हुआ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखिए। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए ना, ए घटता है। तो अगला प्रश्न देखिए 16। 16 प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, और एक पास्कल तो होता है दाब का एसआई मात्रक, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होगा और पास्कल दोनों होगा, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित बलों में कौन सा सर संपर्कित बल है। संपर्कित बल किसको कहते हैं, जो किसी के संपर्क में रहता है, ठीक ना। तो देखिए 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद ही उसमें घर्षण बल लगता है, ठीक ना। तो संपर्कित बल यानी घर्षण बल ना। तो याद रखिएगा कि 17 के सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक ना। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कीजिएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील किसको कहते हैं, जो आग जलाने में या जिसमें आग नहीं लग सकता है। तो पेट्रोल जो है आग लग सकता है, लकड़ी में लग सकता है, कोयला में लग सकता है, लेकिन पत्थर में नहीं लग सकता है, ठीक ना। और ही साथ जो दहनशील पदार्थ होते हैं वो जलने के बाद उष्मा प्रदान करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 ना। तो 19
क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पदार्थ के दहन का मतलब किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है ना, मतलब किसकी उपस्थिति में कोई भी पदार्थ दहन करता है मतलब जलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी यानी ऑक्सीजन। यानी हमारा कोई भी पदार्थ तभी जल सकता है जब उसके पास ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह नहीं जल पाएगा, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है, ठीक ना। तो ये आपने पढ़े होंगे कि किसी भी ज्वाला के जो नीला वाला भाग होता है ना, नीला वाला भाग कहाँ होता है, मध्य में, अंदर या बाहरी। तो आप जान रहे हैं कि इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक गर्म होता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक गर्म भाग होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर ना। 21 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से दो गुणसूत्र मिलकर नर पशु, नर मतलब मेल ना, रूप में विकसित करेंगे। तो देखिए जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल बनती है, और जब एक्स और वाई मिलता है तो मेल बनता है ना। तो हमको नर चाहिए यानी मेल चाहिए, तो मेल के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। तो एक्स वाई वाले आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ वाई वाई है। तो यहाँ यहाँ देखिए यहाँ आपको दिया है एक्स वाई। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी ना। तो अगला क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ना। तो क्या कहेंगे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस ना। तो 22 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव का समान अवधि क्या है, मतलब स्त्रियों में जो होने वाला मासिक स्राव है कितने दिनों के बाद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ना, यानी 28 दिनों के बाद स्त्रियों में ये स्राव होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर ना। 24 नंबर बोल रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी मतलब वर्चुअल ना, वर्चुअल होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। समतल दर्पण से पूछेगा तो क्या बनाएगा, आभासी ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अगर सिर्फ दूरबीन रहता तो दूरबीन आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पेरिस्कोप भी दिया हुआ है। तो सबसे दूर तक देखने के लिए हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप। अगर ऑप्शन में पेरिस्कोप नहीं रहता, सिर्फ दूरबीन रहता, तो दूरबीन को लगाते हैं। क्योंकि इसमें पेरिस्कोप दिया हुआ है ना, तो हम पेरिस्कोप को भी टिक लगाएंगे ना, दूरबीन को नहीं लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 26, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है 26 ना। 26 बोल रहा है कि आंख में प्रवेश प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें को कौन नियंत्रित करता है। जो आंख में प्रवेश करने वाली किरणें होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, पुतली, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, इनमें से कौन करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ना। ए पुतली। पुतली का जो कार्य होता है कि आंख में जो भी प्रवेश करती है किरणें उसको नियंत्रित करना, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, और 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई करने वाली फसलें को क्या कहते हैं। देखिए अक्टूबर दिसंबर तक काटने वाली जो फसल होता है उसको हम खरीफ फसल कहते हैं, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा ना। आपको रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में पता होगा। तो रबी फसल मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जबकि
खरीफ फसल अक्टूबर दिसंबर में काटा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन है, जो बोलता है कि कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो ऐसा कौन सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा एक ही हो सकता है, वो है अमरूद। क्योंकि बकरी तो खाने के लिए घास फूस पर रहता है, गाय भी वहीं, तेलचट्टा भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है 29। और 29 आपसे ये पूछा जा रहा है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या किया जाता है। मतलब हार्वेस्टर जो होता है, हार्वेस्टर से क्या किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है कटाई ना। फसलों को काटने के लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30। और 30 में यह बताना है आपको कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। बताइए कि जो शहर होता है, शहर में ये सारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए इसका मुख्य कारण है कि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो शहर होता है वहाँ पे ये सब नहीं होते हैं, वहाँ भी होते हैं। लेकिन वहाँ इतना पॉल्यूशन होता है ना, इतना वहाँ पे धूल कण रहते हैं कि ये आसमान को छत की तरह छत के रूप में बन जाते हैं, जिससे ये सारे हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 31 नंबर। 31 नंबर पूछ रहा है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूर्य से नजदीक सबसे पहले कौन सा होता है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण ना। ये कुल 8 प्रकार के जो ग्रह हैं, उनका क्रम दूरीवाज क्रम है, ठीक ना। तो सबसे दूर कौन हो जाएगा, नेपच्यून ना, वरुण जिसको बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 32। और 32 पूछा जा रहा है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किससे मापा जाता है। देखिए खगोलीय पिंडों की दूरी को हम जब भी मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं, न कि किलोमीटर में, न कि मीटर में, न कि सेंटीमीटर में। इस सब में से किसी में नहीं। जब भी बड़ी बड़ी दूरियां जो मापनी होती है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक ना। तो कौन सा घर्षण की अपेक्षा जो है ना, सर्पी जो घर्षण होता है वो कम होता है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 पूछ रहा है कि तरल में गति करने वाले वस्तु उच्च आकार देकर घर्षण बल क्या किया जा सकता है ना, अधिक किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा कम किया जा सकता है ना, यानी इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35। और 35 क्या कर रहा है, 35 बोल रहा है कि किस आकृति की वस्तु तरल घर्षण कम होता है। मतलब किस प्रकार की आकृति वाले वस्तुओं का तरल घर्षण कम होता है। तो देखिए जो भी इसमें नौका के आकार का रहता है ना, उसमें घर्षण बल कम लगता है। तभी तो नाव तभी तो जल में चलने के लिए नाव बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी नायलॉन। नायलॉन ऐसा रेशा है जो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, और सबसे पहले इसी रेशा का निर्माण किया गया था ना। तो अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। माने जो नीचे दिया गया है
जो नीचे आपको धागे दिया गया है, जैसे कपास के धागे, ऊन के धागे, रेशम के, नायलॉन के, तो इनमें सबसे मजबूत कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत इसमें जो होता है वो नायलॉन का धागा होता है। तो 37 का सही जो उत्तर होगा वो हमारा सी होगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 38। 38 नंबर बोलता है दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किस परत की परत चढ़ी होती है? तो दमकल कर्मचारियों के जो कपड़े होते हैं ना, उस पर में मेलामाइन के परत चढ़े होते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक ना। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना, आयाम। आयाम पर किसी ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन को क्या करना पड़ेगा? तो ध्वनि के कंपन को हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इसके जो भी आयाम होगा उसको हम घटा देंगे। आयाम के कारण ही ध्वनि का जो तीक्ष्ण ध्वनि या स्लो ध्वनि या मंद ध्वनि होता है, आयाम जैसा रहेगा वैसा ही ध्वनि भी उत्पन्न होगी। तो आयाम को घटाना पड़ेगा, तभी हमें ध्वनि की प्रबलता कम मिलेगी, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रस्रव ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है, मतलब कंपन करने की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है किसका? तो प्रस्रव ध्वनि। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है वो श्रव्य रहता है ना, जिसको हम सुन सकते हैं। और 20 से हर्ट्ज से जो नीचे रहता है वो अश्रव्य रहता है, जिसको हम नहीं सुन सकते। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहता है उसको हम प्राश्रव्य कहते हैं, और इसे भी हम नहीं सुन सकते। इसे चमगादड़ और कुत्ते सुनते हैं, ठीक ना। तो 41 का आंसर बी सी हो जाएगा ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। और 42 नंबर बोलता है कि रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाली भूकंप विनाशकारी मानी जाती है? माने किस प्रकार का, किस तीव्रता का भूकंप रहेगा कि उसको हम विनाशकारी माना जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने से, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी 7 या 7 से ज़्यादा। अगर किसी भूकंप की तीव्रता 7 या 7 से अधिक है तो उसका वो बहुत विनाशकारी होता है ना, बहुत डैमेज करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर बोलता है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, मैंने किसने की थी? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। तो चलिए 44 देखते हैं। 44 बोल रहा है ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, अगर ऊन से किसी एबोनाइट छड़ को रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे ये होता है कि रेशम की रगड़ी हुई जो कांच होती है ना, रेशम से जो रगड़ी हुई गई कांच होती है, छड़ के को अपने ओर प्रतिकर्षित करते हैं ना, मतलब अपने ओर आने नहीं देते हैं ना, अनाकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ना। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है ना, अपने से दूर भेजती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 45। 45 है कि वायुमंडलीय में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो जाती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोला जाता है ना। तो किसकी
किस गैस की ज़्यादा होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी? 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की उपस्थिति हो जाएगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगा, विश्व में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो जाएगी ना, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 46 नंबर, और 46 नंबर ये है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? जिसे बोला जाता है ना कि पृथ्वी पर इतने प्लेट हैं जिसपे हमारा सभी महादेश टिके हुए हैं। तो आपको बेसिकली याद करना है कि इसमें कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ना। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जो अम्ल वर्षा होती है ना, ये जो है ताजमहल के लगे पत्थरों को क्षरण कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक ना। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक क्या है? मतलब प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो द्वितीयक प्रदूषक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अणु ना। तो ऑप्शन डी 48 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 बोलता है कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के कारण क्या है? मतलब किसके कारण वो गायब होते जा रहे हैं? जैसे हो गया, क्या हो गया, शुतुरमुर्ग भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, डायनासोर पहले जो थे, ठीक ना। तो ये सब क्यों गायब हो रहे हैं, क्या कारण है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और 4 दोनों, मतलब आवासों का विनाश करना और शिकार। इस तरह से अगर होता गया तो ये सारे जो जीव हैं विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे ना। अगला और अंतिम प्रश्न है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद को हम सड़क बनाने में उपयोग करते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिटुमन। बिटुमिन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? सड़क निर्माण करने के लिए। और बिटुमिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने अभी 50 प्रश्नों को देखा है। इन 50 प्रश्नों में से कुछ कुछ प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बाद बाकी आप जितने भी लेसन किए हैं उनको भी रिवीजन करते रहिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।